जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पीसीएस मेंस के लिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने इस टॉपिक्स पे ऑलरेडी कई एक बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेंस में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, यानी रूरल सेटलमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण है। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन मिडिल गंगा प्लेन, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन अपर गंगा प्लेन। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पहले भी पूछे गए थे और आगे यानी फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। इसका मतलब कि ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने सारे डायमेंशन से इस टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की और जितना भी डायमेंशंस बन सकता है, और उसके अलावा बहुत ही कम्पैक्ट वे में मैंने एक तरह से ड्राफ्ट तैयार किया इस टॉपिक पे कि सिस्टमैटिक वे में आप लोगों तक ये टॉपिक्स में डिलीवर कर ले जाऊं। तो लेट अस स्टार्ट। टुडेज आवर टॉपिक इज ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक, ह्यूमन सेटलमेंट ये मेन टॉपिक है। अब इसी टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स फॉर रूरल सेटलमेंट्स, या टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गंगा प्लेन, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन अपर गंगा प्लेन। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछे हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी टॉपिक्स को आप ये समझिए कि पीवाईक्यू में ही एक तरह से रखिए। ठीक, जहाँ जहाँ पे सब टॉपिक्स आएंगे और जो क्वेश्चन पूछा गया हम उसको पीवाईक्यू वहाँ पे ब्रैकेट में लिखते चले जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। पहले हम जान लें कि ह्यूमन सेटलमेंट है क्या। सेटलमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ पीपुल एंड एक्वायरिंग सम टेरिटरी टू बिल्ड हाउसेज फॉर शेल्टर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। ठीक है, सेटलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग आपस में कलेक्ट होते हैं एक पार्टिकुलर जगह, ताकि अपने वहां पे हाउसेस बना सकें, अपनी जो सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हैं उसकी पूर्ति कर सकें। उन हाउसेस के द्वारा फिजिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे प्रोटेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो सोशल सेफ्टी और फिजिकल सेफ्टी और उसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट, यानी कि बेटर लाइवलीहुड, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए लोग एक पार्टिकुलर प्लेस पे, टेरिटरी पे कलेक्ट होते हैं और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है? It is a process of grouping of people and acquiring some territory to build houses for shelter and economic support. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग आपस में कलेक्ट होते हैं, ग्रुप में एक जगह एकत्रित होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर जगह को निर्धारित करके वहां पे घर बना लेते हैं, ताकि फ्यूचर में या उस टाइम भी जो भी समस्याएं हैं समाज से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, उन समस्याओं का समाधान हो सके। सोशल सेफ्टी प्रोटेक्शन, फिजिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक नेसेसिटीज की पूर्ति करने के लिए एक तरह से एक जगह पे वो कलेक्ट होते हैं। और इस ग्रुपिंग को, इस कलेक्शन को हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर टेरिटरी या एक पार्टिकुलर क्षेत्र, एरिया में कलेक्ट हुआ ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पर्पस। ह्यूमन सेटलमेंट का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट वगरीज ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है। एक तरह से ये इंटरेस्ट भी बनता जाएगा आपको कि अपने आप को वगरीज ऑफ नेचर से बचाना। वगरीज ऑफ नेचर का मतलब जो भी नेचर आपके ऊपर, चाहे वो गर्मी की शक्ल में, चाहे वो ठंड या एक्सट्रीम बारिश या कोल्ड, कुछ भी, पाला पड़ना, कोहरा पड़ना, कुछ भी, उन सारी दुखों से निजात पाना या समस्याओं से फाइट करने के लिए, बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये ह्यूमन सेटलमेंट किया जाता है। या लोग एक साथ इकट्ठा होकर के रहना शुरू कर देते हैं। क्या है? अगेंस्ट वगरीज ऑफ नेचर। नेचर की जो भी हार्डशिप है, हार्डशिप का मतलब जितने भी दिक्कतें और कठिनाइयां, जटिलताएं नेचर के द्वारा आपके रास्ते में खड़ी की जाती हैं, उन जटिलताओं और कठिनाइयों
को आप ओवरकम करने के लिए यानी उस पर फतेह पाने के लिए आप ह्यूमन सेटलमेंट करते हैं या एक ग्रुप में एक पार्टिकुलर प्लेस में रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू एंजॉय सोशल लाइफ। ये ग्रुपिंग जो हुई सोशल ग्रुपिंग, ये ताकि एक सोशल लाइफ यानी कि दुख में खुशी में एक दूसरे के लोग पार्टिसिपेट कर सकें। शादी विवाह लेन देन फंक्शन फेयर फेस्टिवल इस तरह के जो भी सोशल इवेंट्स हैं उसको और ज़्यादा आसानी से अपनी लाइफ में एंजॉय मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए ये साधन बन सके, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। टू अडॉप्ट हिज फिजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, इसके द्वारा ह्यूमन सेटलमेंट इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपने जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको आसानी से अडॉप्ट कर सकें, उसमें रच बस सकें, उसी हिसाब से अपने घर को अपने शेल्टर को अपने हाउसेस को लोग डिजाइन करते हैं, या कोई कल्चरल जो सिस्टम होता है वहां का उसको भी सामने रखते हुए ताकि कल्चर को अडॉप्ट करने में आसानी हो। ठीक, अब हमने इसको क्लासिफाई किया दो हिस्सों में ह्यूमन सेटलमेंट्स को। नंबर 1 पे आपका रूरल सेटलमेंट, नेक्स्ट नंबर पे आपका अर्बन सेटलमेंट। फिर रूरल सेटलमेंट की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे मेंशन किए, ऐसे ही अर्बन सेटलमेंट्स को हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर दिए और उनका कंपैरेटिव स्टडी भी आप कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि दोनों सेटलमेंट में डिफरेंसेस क्या है तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लीज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट के कैरेक्टर या फीचर को बताइए, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ऐसे अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पूछा तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, उसके कैरेक्टर और उसके फीचर के बारे में। अब उसको कंपैरेटिव वे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। नंबर 1 पे ये रूरल सेटलमेंट है, नंबर 2 पे आपका अर्बन सेटलमेंट है। ठीक है, ये दोनों में एक तरह से वर्सेस कह देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये डिफरेंसेस भी हैं और सिग्निफिकेंस भी है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। रूरल सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है रूरल सेटलमेंट में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। यहाँ पे खेती और खेती से संबंधित जो कार्य हैं वो प्रीडोमिनेटेड होते हैं रूरल सेटलमेंट में, जबकि अर्बन सेटलमेंट में आप देखेंगे कि सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रीडोमिनेटेड होती है। सेकेंडरी का मतलब आपका जैसे कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी का मतलब सर्विसेज, इस तरह की एक्टिविटीज जैसे ट्रेड ट्रांसपोर्ट कॉमर्स बिजनेस बैंकिंग स्कूल एजुकेशन हॉस्पिटल, ये सारी के सारी सुविधाएं अर्बन सेटलमेंट में आप पाएंगे। रूरल सेटलमेंट में आप देखेंगे कि मोस्टली प्रीडोमिनेटेड क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक रैंचिंग हर्डिंग, ठीक है, फिशरीज, इस तरह की एक्टिविटीज, बी कीपिंग हॉर्टिकल्चर, इस तरह की एक्टिविटीज आप रूरल सेटलमेंट में देखेंगे। नो क्राइटेरिया फॉर पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो रूरल सेटलमेंट में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, जबकि आपका अर्बन सेटलमेंट की अगर बात करते हैं तो यहां पे सेंसस डेफिनेशन ऑफ टाउन आ गया, यानी उन्हीं पॉकेट्स को रूरल सेटलमेंट्स कहा जाएगा, सॉरी अर्बन सेटलमेंट बोला जाएगा, वही आबादी अर्बन सेटलमेंट में आएगी या टाउन में आएगी जो कि सेंसस के हिसाब से जो डेफिनेशन दिया गया उस क्राइटेरिया में पूरा हो जाए। तो सेंसस के मुताबिक 2011 में जो डेफिनेशन दिया गया था वो सेंसस डेफिनेशन ऑफ टाउन, उन्हीं एरियाज को आप खाली अर्बन पॉकेट्स या अर्बन सेटलमेंट कह सकते हैं, जबकि गांव के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस कोई भी पॉपुलेशन ना तो कोई इसका कंपोजिशन ना तो स्ट्रक्चर। ठीक, अर्बन एरियाज के लिए सेंसस का डिफिनेशन है, यानी कि जो सेंसस होता है 2011 वाला हुआ था उसमें एक डिफिनेशन मेंशन किया गया था, पहले 2001 में मेंशन किया गया, वही कंटिन्यू रखा गया 2011 में, और वही 2026 के सेंसस में भी यही डिफिनेशन कंटिन्यू रहेगा अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनके मुताबिक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस है, कमिश्नर एक तरह से कह सकते हैं, जो मेन हेड होते हैं पूरे नेशनल लेवल पे, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था, उसमें ये बात कही थी कि 2011 वाला जो डिफिनेशन है टाउन का वही कंटिन्यू रहेगा 2026 के सेंसस में भी। ठीक है, तो सेंसस डिफिनेशन
के हिसाब से हम देखते हैं कि ये पॉकेट्स, ये एरियाज ही ओनली टाउन में या अर्बन एरियाज में कंसिडर होंगे, जहां पे मिनिमम 5000 यानी कि 5000 जनसंख्या रहती हो। नंबर एक, 5000 की जहां पे जनसंख्या हो। दूसरे नंबर में वहां पे डेंसिटी के मामले में 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में या उससे ज्यादा रहते हो। 400 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जहां पे रहते हैं उसी को हम सेंसस टाउन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, 3/4 मेल वर्कर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर। 3/4 यानी कि 75% मेल लोग, मेल का मतलब कि पुरुष ओनली, महिलाओं का नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। तो 75% पुरुष वर्कर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या इंगेज हो। नॉन एग्रीकल्चर का मतलब जैसे कि सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटीज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे के सारे नॉन एग्रीकल्चरल हैं। तो 3/4 लोग यानी 75% मेल वर्कर, मेल का मतलब पुरुष जो कार्यशील लोग हैं वही लोग खाली कैलकुलेट किए गए। ये क्राइटेरिया जिस पॉकेट्स को, जिस एरिया को जहां जहां पे पूरा होगा उसी एरिया को हम कहेंगे अर्बन पॉकेट्स या अर्बन सेंटर या अर्बन सेटलमेंट या टाउन, सेंसस की भाषा में या सेंसस के डिफिनेशन में। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड डिवीजन। जो रूरल सेटलमेंट होता है वो कास्ट के आधार पे या रिलीजन के आधार पे वहां पे डिवीजन होता है। कुछ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही एक लोकेलिटी में, गांव में रहते हैं। इन जनरल जो गांव की मार्फोलॉजी होती है वो कास्ट बेस्ड मार्फोलॉजी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, पूरे नॉर्थ इंडिया की हो। जो डोमिनेटेड कास्ट है, मतलब कि अपर कास्ट जो कहलाता है, वो आपका गांव के सेंटर में होता है, उसके सराउंडिंग में जस्ट लोअर कास्ट के लोग होते हैं। उसके बाद और जो थर्ड क्लास का यानी कि जो SC/ST कहते हैं वो मोस्टली गांव के साउथ में रहते हैं, यानी कि दक्षिण साउथ जो एरिया होता है उसमें रहते हैं। ये गांव की सोशल मार्फोलॉजी है पूरे नॉर्थ इंडिया का, पूरे गैंजेटिक प्लेन का। सेम ऐसे ही यहां पे ये कास्ट डिवीजन है, रिलीजन है। कोई भी गांव या तो प्रीडोमिनेटेड होगा किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर वालों का। वहां पे 2 तरह के रिलीजन या 3 तरह के रिलीजन के फॉलोअर वाले हो सकते हैं, बट मोस्टली ये देखा जाता है कि गांव होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब एक जैसी कास्ट वाले लोग, एक जैसी क्लास वाले लोग, एक जैसे धर्म और एक तरह से पार्टिकुलर लाइफ के सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग एक एरिया में रहते हैं। उसके बाद दूसरे एरिया में दूसरा टोला होता, कहीं पे धोबियों की बस्ती, कहीं पे गांव में नाइयों की बस्ती, पूरा नाई टोला, कहीं पे पठानों की बस्ती, कहीं ठाकुरों की बस्ती, कहीं ब्राह्मणों की बस्ती। एक ही गांव में अलग अलग टोले, अलग अलग महल्ले होते हैं। और ये एक तरह से, तो ये होमोजेनस का मतलब कि पूरे गांव को नहीं देख रहे हैं, जहां पे रहेंगे घर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होमोजेनस आबादी होती है। तो कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड डिवीजन होता है गांव में। देखिए, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन होता है अर्बन एरियाज में। यहां पे वेरिएंट्स ऑफ रेसेस, वेरिएंट्स ऑफ कस्टम, कल्चर, रीति रिवाज और आपका लिंग्विस्टिक और धर्म के फॉलोअर और कास्ट के लोग आपस में एमलगमेटेड होते हैं। ये कास्ट अपर कास्ट के घर का हो सकता है, तो ये मिडिल कास्ट यानी ओबीसी क्लास का बगल में घर हो सकता है। बगल में माइनॉरिटी यानी मुस्लिम कास्ट धर्म के फॉलोअर का घर हो सकता है। उसके बाद क्रिश्चियन का, उसके बाद ब्राह्मण का। तो ये हेट्रोजेनस जनसंख्या होती है आपके कहां पे, अर्बन एरियाज में। ये एक फीचर है अर्बन एरिया का, उत्तर प्रदेश का और पूरे नॉर्थ इंडिया का। क्लास बेस्ड सोसाइटी होती है, मोस्टली गांव में देखेंगे कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है, धर्म के बेस्ड सोसाइटी होती है, जबकि आपका अर्बन एरियाज में क्लास बेस्ड सोसाइटी होती है। यानी पार्टिकुलर अर्निंग वाले लोग एक महल्ले में रहते हैं शहरों में। जैसे कि कोई पॉश एरिया होता है, वहां पे सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स आप पाएंगे, सारे के सारे बैंकर पाएंगे, सारे के सारे आपका इंडस्ट्रियल ऑनर्स पाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट पाएंगे आप। कहीं पे आप झुग्गी झोपड़ी पाएंगे, सारे के सारे लेबरर एक साथ रहेंगे। तो ये क्लास बेस्ड सोसाइटी एक तरह से होती है कहां पे, अर्बन पॉकेट्स में या अर्बन एरियाज में। तो सारे के सारे लेबर एक साथ एक एरिया में, एक महल्ले में रहेंगे, आप देखेंगे यहां पे।
कुछ पॉश एरिया होंगे, वहां पे हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही सुपर रिच लोग रहा करेंगे, सबके घर पे 4 व्हीलर खड़ी होगी। ठीक, तो इसको कह सकते हैं क्लास बेस्ड सोसाइटी। कहां पे है? अर्बन एरियाज में। और कास्ट बेस्ड सोसाइटी रूरल एरियाज में है। रूरल एरिया का जो जनसंख्या है एक तरह से होमोजेनस है पॉपुलेशन, यहां पे हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है आपका अर्बन एरियाज में। गांव ट्रेडिशन बाउंड होता है। ट्रेडिशन का मतलब कि जो भी कल्चर, कस्टम, रीत रिवाज उसको मानने वाले लोग होते हैं गांव में। बड़े टिके उसूलों के फॉलोअर होते हैं। जो भी धर्म की रिवायतें चली आ रही होती हैं उसी पे वो अडिग होते हैं। जबकि शहर में कोई ऐसे बाउंडेशंस नहीं होते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, बहुत ही क्लोजली आपस में एक दूसरे से गांव में लोग जुड़े होते हैं। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एक बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो दूसरा बंदा उसकी एक तरह से उसका रिफॉर्म करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको टोकने के वाला गांव में मिल जाएगा। इसीलिए किसी पोएट ने कहा था कि तुम्हारे गांव में तो, यानी अर्बन एरियाज के बारे में, कि तुम्हारे गांव में लोग छप्पर नहीं उठाते, हमारे गांव में तो सब मैयत को मिलके कादा देते हैं। इस तरह से कोई बात बोला था किसी पोएट ने। सेम यही सिचुएशन यही है कि ये सोशल इंटीमेशन है। इंटीमेशन मतलब क्लोज रिलेशनशिप होता है। जरूरी नहीं कि एक कास्ट का बंदा दूसरे कास्ट वाले से आपस में मैरिज रिलेशनशिप करे ना। रिलेशन मैरिज का तो एक तरह से सिमिलर कास्ट में ही होगा, बट इतना ज्यादा आपस में वी फीलिंग, क्लोज रिलेशनशिप, इतना ज्यादा फ्रेंडशिप, अमिटी, दोस्ती, याराना, ये आप गांव में पाएंगे। एक दूसरे के गम में और खुशी में शरीक ही गांव के लोग ही होते हैं। जबकि शहरों में आपका फॉर्मल सोशल रिलेशनशिप होता है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी होती है, ये स्पिरिचुअलिस्टिक सोसाइटी होती है, ट्रेडिशन बाउंड होती हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। वही शहर के लोग सारे के सारे आप देखेंगे ट्रेडिशन से कोई लेना देना नहीं। जो भी मोड होता है, जो फैशन होता है, ट्रेंड होता है, उसी को फॉलो करते हैं। मनी ओरिएंटेड होते हैं शहर के लोग। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर्मल सोशल रिलेशनशिप होता है शहरों में। क्या होता है? फॉर्मल सोशल रिलेशनशिप होता है शहरों में, और यहां पे इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब बहुत ज्यादा घुले मिले होते हैं लोग गांव में। फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है। शहरों की सोसाइटी बहुत ज्यादा फास्ट और कॉम्प्लेक्स है, जबकि गांव की सोसाइटी ऐसी नहीं है। बहुत ही स्लो पेसिंग में आप गांव की सोसाइटी चलती है। यूनिफॉर्मिटी है, ज्यादातर चीजें में आप यूनिफॉर्मिटी देखेंगे गांव में। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखिए, एक क्वालिटी अब शहर में और यूनिक है। यहां पे सीवेज के लिए अलग से इंतजाम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है शहरों में, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की समस्याओं का समाधान अलग से किया जाता है। कहां पे? अर्बन एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं जो इस तरह की समस्याओं का समाधान करती हैं। एजुकेशन के तरह से वहां पे सुविधा होती है शहरों में बहुत अच्छे से। रिक्रिएशन फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि पार्क वगैरह हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह। ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है आपके शहरों में। हिंटरलैंड का रोल प्ले करते हैं अर्बन एरियाज। हिंटरलैंड का मतलब एक पार्टिकुलर टेरिटरी जहां के लोग किसी एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक टाउन में अपनी डेली नीड्स के लिए जा करके वहां पे जरूरतें पूरी करते हैं। चाहे किचन का आइटम यानी कि खिरची मिर्ची खरीदने के लिए जाते हो बाजार करने, या कपड़े खरीदने, या आपका एजुकेशन लेने, या बीमार पड़ गए तो वहां ट्रीटमेंट के लिए, तो उस पार्टिकुलर एरिया को, उस टाउन का क्या कहा जाएगा? हिंटरलैंड कहा जाएगा। तो ये हिंटरलैंड कौन होता है? ये अर्बन सेटलमेंट्स या अर्बन सिटीज या टाउन क्या होते हैं? एज ए हिंटरलैंड भी रोल प्ले करते हैं। और ये गांव कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टिकुलर हिंटरलैंड से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यूनिक होती है, गांव में नहीं पर्याप्त होती हैं, उसको खरीदने के लिए किसी शहरों में जाते हैं। उसके बाद थोड़ी दूरी के बाद आप जाएंगे तो दूसरा टाउन आ जाएगा, और उस एरिया के गांव के लोग उसी टाउन में जाके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। बच्चे उसी टाउन में जाकर के पढ़ाई करते हैं। हॉस्पिटल के लिए लोग उसी टाउन में जाएंगे। इस एरिया वाले गांव के लोग इस वाले टाउन में जा रहे हैं। तो क्या है? ये पार्टिकुलर एरिया जहां के लोग अपनी कुछ बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए एक स्पेसिफिक टाउन में या अर्बन सेंटर में जाते हैं,
उस पूरे रीजन को, उस टाउन का हिंटरलैंड कहा जाता है। तो हिंटरलैंड का रोल प्ले करता है ये अर्बन सेटलमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए, टेम्पल, मॉस्क एंड पॉन्ड इन द सेंटर। गांव में आपने देखा होगा कि जो गांव का जो सेंटर होता है वहां पे कभी टेम्पल होता है, उसी के चारों तरफ आबादी होती है, कभी कोई मस्जिद होती है, उसी के चारों तरफ आबादी होती है, कोई चर्च हो सकता है, उसके चारों तरफ आबादी हो सकती है, कोई चौपाल यानी ऐसा स्पेस खाली पड़ा हो सकता है जहां पे पंचायत होती हो, लड़के कबड्डी खेलते हो, या आपका एक तरह से कहते हैं कि सोशल गैदरिंग होती हो और उसके चारों तरफ आबादी हो, इसको हम कहते हैं गांव। कोई पॉन्ड होगा, उसके चारों तरफ वो आबादी हो सकती है। इस तरह की फीचर्स आप पाएंगे गांव में उत्तर प्रदेश के और पूरे नॉर्थ इंडिया के। वहीं अर्बन सेटलमेंट में हम क्या देखते हैं, बट सीबीडी इन अर्बन सेंटर। सीबीडी का मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि जैसे लखनऊ शहर है तो उसका अमीनाबाद ये सीबीडी है, यानी मोस्ट डेंस सिटी होता है, और 100% एक तरह से समझिए कि वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है। रेजिडेंशियल एकदम नील होता है। अगर रेजिडेंस होगा भी उस पॉकेट में तो जो वर्टिकल बिल्डिंग्स होती हैं, यानी ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ लोग हो सकता रहते हों, और नाइट टाइम में वो पूरा एक तरह से घोस्ट टाउन हो जाता है, यानी वहां पे कोई नहीं चलता, कोई रहता ही नहीं है रात में, और दिन में पूरी इतनी ज्यादा कसरत के साथ वहां पे भीड़ होगी, और दूर दूर के लोग वहां पे आकर के अपनी जरूरतें पूरी करते हो, नीड्स यानी कि जो परचेजिंग करने का, मेनली कॉमर्शियल एक्टिविटीज वहां पे होंगी, ठीक है, जैसे बिजनेस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड्स वगैरह। ऑफिसेज बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे लखनऊ का आपका अमीनाबाद, दिल्ली का कनॉट प्लेस, ये क्या है, सीबीडी है दिल्ली के, वो वहां का सीबीडी है। ऐसे प्रयागराज का भी होगा, वाराणसी का भी कोई पार्टिकुलर महल्ला या कोई सिटी का सेंटर होगा। तो ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये कहां पाया जाता है आपका, और उसी के चारों तरफ अर्बन एरिया एक तरह से घिरा होता है। यहां पे पूरा गांव किसके है, एक पार्टिकुलर सेंटर मैंने बताया, उसी के चारों तरफ गांव घिरा होता है। अब हम चलते हैं रूरल सेटलमेंट के बारे में। पहले हम रूरल सेटलमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अर्बन सेटलमेंट डिस्कस करेंगे। अर्बन सेटलमेंट में हम ओनली वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि रूरल सेटलमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि यूपी से संबंधित है। नंबर 1 में क्या है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, ये पीवाईक्यू है। देखिए, ये यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है इस पे। हमने लास्ट क्लास में एक डिस्कस किया था पॉपुलेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। तो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी के फैक्टर्स क्या हैं, सेम वही फैक्टर्स आपका फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, सेम फैक्टर है, कोई अंतर नहीं है, सेम आपको वो वाला आंसर यहां पे भी कोड करना है, बट इसमें 2 पॉइंट आपके 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो उसमें नहीं है। इसीलिए हमने खाली यहाँ पे हेडिंग लिखी और हमने इस पॉइंट्स को एलेबोरेट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने उसको डिस्कस किया है। यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जा रहा है जिसको मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, ये पीवाईक्यू है, यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेचर ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का नेचर क्या होगा वो डिसाइड करेगा आपका रूरल सेटलमेंट का। जहां पे प्लेन एरिया है वहां पे आपका कंपैक्ट सेटलमेंट होगा, बहुत डेंस होगा, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होगा। उन एरियाज में जहां पे एक तरह से अंडुलेटिंग सरफेस है, हिल्ली है, और माउंटेनियस एरियाज है, वहां पे डिस्पर्स सेटलमेंट्स होगा, स्पार्सली पॉपुलेशन होगा। जैसे हिमालयन एरियाज, आपका बुंदेलखंड का एरिया, आपका राजस्थान का एरिया, वो एरिया जहां पे क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा या तो कोल्ड है या बहुत ज्यादा आपका हॉट है, जैसे कि आपका ये एरिया क्या कहते हैं, हिमालयन एरिया बहुत ज्यादा कोल्ड, राजस्थान का बहुत ज्यादा हॉट, इसीलिए वहां पे डिस्पर्स सेटलमेंट है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कम लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व तो कम है, गांव छोटे हैं, दूर दूर तक के घर बने होंगे, आपस में बहुत कंपैक्ट है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट नहीं होगा उन एरियाज में। जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे गंगा प्लेन आप देखेंगे, पूरी की पूरी बहुत डेंस पॉपुलेशन है, बहुत कंपैक्ट सेटलमेंट है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लोकल वेदर कंडीशन। वेदर में मैंने 2 पॉइंट्स कल के क्लास में डिस्कस किया था, एक रेनफॉल और एक टेम्परेचर। रेनफॉल का मतलब कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है
आपके सस्टेनिंग के लिए वो रेनफॉल से पूरी होती है। या तो रिवर्स के द्वारा पानी की आपकी सप्लाई हो। टेम्परेचर की बात करें, बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपके सेटलमेंट्स ज़्यादा होंगे। अगर बहुत कोल्ड है, बहुत ज़्यादा हॉट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपका राजस्थान का और हिमालयन बेल्ट का, वहाँ बहुत ज़्यादा एक साइड में तो बहुत कोल्ड है, एक साइड में बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ पर डिस्पर्स सेटलमेंट है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। घर एक दूसरे से इतना ज़्यादा गैप होते हैं और छोटे छोटे, एक तरह से आबादी बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती। अगर फेवरेबल कम होगा तो हम देखेंगे कि बहुत कम्पैक्ट सेटलमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वालिटी ऑफ सॉइल। जैसे कि गंगा प्लेन है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए इस एरिया में क्या देखा जाता है कि सेटलमेंट बहुत ज़्यादा कंजेस्ट है। कम्पैक्ट सेटलमेंट डेन्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है उन एरियाज में, जैसे कि जहाँ मरुस्थली है, जहाँ पे सॉइल उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर सकती, जैसे कि आपका बुंदेलखंड का एरिया, उन एरिया में देखते हैं कि सेटलमेंट बहुत ही डिस्पर्स है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, सरफेस वाटर एंड सब सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मतलब कि जमीन की जो सतह है जिसमें हम रहते बसते हैं, वहां पे जो पानी की क्या कंडीशन है। वहां पानी दो तरह की हो सकती है, एक तो आपका रिवर फ्लो हो, दूसरे आपका क्या है, लेक्स हो या आपके कैनाल्स हो। सब सरफेस वाटर का मतलब अंडरग्राउंड वाटर, एक्वीफर कितना स्ट्रांग है, इसके आधार पर सेटलमेंट्स आपका होगा, क्योंकि ये आपकी हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए और इरिगेशन के लिए ये वाटर आपको जरूरत होगी। अगर वाटर की कहीं पे स्कैर्सिटी होती है, जैसे राजस्थान हो गया, बुंदेलखंड हो गया, तो वहां पे क्या देखते हैं कि सेटलमेंट स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कम लोग रहते हैं, गांव छोटे हैं और बहुत दूर दूर तक गांव की बस्तियां बसी हुई। जबकि गंगा प्लेन में ये पानी की सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं और तो बहुत कंपैक्ट सेटलमेंट है, डेंस पॉपुलेटेड है। पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग, अगर कहीं पे डेंस सेटलमेंट है तो लैंड होल्डिंग ऑटोमेटिक बहुत छोटा होगा, साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बहुत छोटा छोटा है। बुंदेलखंड का साइज ऑफ लैंड बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है। तो लैंड होल्डिंग बुंदेलखंड में क्यों ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वहां पे स्पार्सली पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चर सपोर्टिव लैंड नहीं है, वो लोग माइग्रेट कर गए, क्योंकि उस एरिया में उतनी उससे ज्यादा जनसंख्या को वहां का वातावरण, वहां के लैंड सरफेस सपोर्ट नहीं कर सकती। इसीलिए हिमालयन एरियाज में देखेंगे वाटर की स्केर्सिटी कहीं पे होती है, कहीं पे लैंड सरफेस प्लेन नहीं है, तो पार्टिकुलर एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में या फिजिकल एरिया में हम देखते हैं कि वहां की पॉपुलेशन को, उतने ही पॉपुलेशन को वो एरिया सपोर्ट कर सकता है, चाहे उनके लाइव स्टॉक को या एक तरह से पास्चर लैंड्स को, अगर वो ज्यादा एनिमल रेयरिंग करेंगे, ज्यादा लाइव स्टॉक्स अगर पालने लगेंगे, मतलब जानवरों जीव जंतु पालने लगेंगे, तो उससे ज्यादा पास्चर लैंड की एक तरह से कमी पड़ जाएगी, क्योंकि जमीन ऊपर खापड़ है, नीचा ऊपर है। तो इन्हीं सारे कारणों से सेटलमेंट्स या डेंसिटी सारे पैरेलल चल रहे हैं। यहां इस वाली कंडीशन में कि पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग, कहीं ना कहीं राजस्थान में लैंड होल्डिंग का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, ईस्ट यूपी में बहुत ही स्मॉल है। वजह क्या है, ये बहुत ही डेंस है, वो आपका स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो जहां कंपैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है यहां पे आपका ईस्ट यूपी में, वहां पे जाएंगे राजस्थान में स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम मतलब डेंसिटी है, घर बड़े बड़े बने रहेंगे, गैप होंगे एक घर से दूसरे घर के बीच, क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, वाटर की कमी के कारण एनिमल्स को या वहां के लोगों को उतना वाटर ही खाली सपोर्ट कर सकता है, इसीलिए दूर दूर तक लोग बस जाते हैं। आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सेटलमेंट्स में एक चीज क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। इनफॉर्मल का मतलब कि जैसे आपका फैमिली मेंबर्स, ये सारे इनफॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। नेबरर्स, इनफॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, बैंक्स, ये सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट गवर्नेंस का सिस्टम या गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, बट सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइड करता है, या उसकी पॉलिसीज भी आपके पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स को या टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स को। लोगों की गैदरिंग, मेला ठेला, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल, फेयर्स, ये सारे के सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, इसको मैं यहां पे मेंशन कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए पहले नंबर पे मैंने तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के डिफरेंसेस पढ़ लिए। उसके बाद रूरल सेटलमेंट के कारण क्या हैं, यानी फैक्टर्स क्या हैं रूरल सेटलमेंट के, या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रूरल सेटलमेंट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाई कैसे करेंगे हम, इसको जो है एक तरह से 3 ग्रुप में रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपका टाइप, क्या हो जाएगा टाइप। नंबर दूसरे पे आपका पैटर्न, और तीसरे नंबर में आपकी मॉर्फोलॉजी। यूपी पीसीएस ने अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो इस पे क्वेश्चन पूछा है, वो भी गंगा प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में, कि गंगा प्लेन पे रूरल सेटलमेंट का टाइप्स क्या है, कैसा टाइप है, या गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, या लोअर गंगा प्लेन, जो भी कह लीजिए। कभी अपर पूछता है, कभी मिडिल पूछता है। ठीक है, क्योंकि यूपी का कुछ हिस्सा अपर में आता है, कुछ हिस्सा आपका मिडिल में आता है। वो आपको हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पैटर्न में इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो कभी टाइप पूछता है, कभी पैटर्न पूछता है। मार्फोलॉजी पे आज तक नहीं पूछा है, बट आपको पढ़ना इसको भी जरूरी है, क्योंकि जस्ट उसी का कजिन ब्रदर है ये सारे, तो उससे भी फ्यूचर में नहीं पूछ सकता है। तो आप जाने रहेंगे कि भाई कजिन ब्रदर के बारे में अगर सिचुएशन, ठीक है, तो उसी के घर के हैं। तो ये गंगा टाइप से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो टाइप्स होता है और पैटर्न में डिफरेंस होते हैं। टाइप्स में हम कुछ और लिखेंगे, पैटर्न में कुछ और लिखेंगे। आप डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। देखिए नंबर 1 पे अगर हम टाइप की बात करते हैं, रूरल सेटलमेंट से क्या बात चल रही है, रूरल सेटलमेंट्स के क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स में हम इसको 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपका कंपैक्ट या न्यूक्लिएटेड। ठीक है, क्या है, कंपैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। दूसरे नंबर पे कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट। क्या है ये, कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट, दूसरा तरीका हो गया ये टाइप में। तीसरे नंबर पे जो सेटलमेंट है आपका इसमें, ये आपका हैमलेटेड सेटलमेंट, हैमलेटेड सेटलमेंट। और नेक्स्ट जो इसका आपका टाइप है यहां पे, वो डिस्पर्स या स्कैटर्ड। क्या है, डिस्पर्स्ड एंड स्कैटर्ड। ये सारे के सारे टाइप्स हैं। देखिए नंबर 1 में कंपैक्ट सेटलमेंट। क्या है ये, कंपैक्ट सेटलमेंट। कंपैक्ट सेटलमेंट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, यानी न्यूक्लियर, तो बहुत ज्यादा घनत्व में लोग रहते हो, बहुत क्लोज हाउसेज हो, आबादी बहुत ज्यादा हो, रोड्स बहुत ज्यादा, एक तरह से नैरो रोड्स हो, स्ट्रीट्स हो, जिगजैग वे में रोड्स हो। ठीक है, तो ये कंपैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पहला नंबर का टाइप में है। दूसरे नंबर में कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट है टाइप में। तीसरे नंबर में हैमलेटेड सेटलमेंट है मनली। चौथे नंबर में डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट्स है। ये टाइप्स अगर क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस मेंस, तो आपको टाइप्स में इसके बारे में लिखना होता है। अब इस वाले टाइप्स के आधार पे गंगा प्लेन जो है वहां पे क्या क्या सिस्टम है रूरल सेटलमेंट का, इस टाइप के आधार पे
तो अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा या कल डिस्कस कर दूंगा। ठीक। एक है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। पैटर्न का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल, यानी एक तरह से जो लैंड सरफेस है वो डिसाइड करती है रूरल सेटलमेंट के पैटर्न को। तो जो ज्योमेट्रिक शेप होता है उसको हम पैटर्न कहते हैं रूरल सेटलमेंट का। क्या? ज्योमेट्रिक शेप। यानी ज्योमेट्रिक शेप या ज्योमेट्रिक लुक या ज्योमेट्रिक डिजाइन। कोई रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है सेटलमेंट, कोई लीनियर सेटलमेंट्स हो सकता है, कोई स्टार सेटलमेंट्स हो सकता है, कोई सेमी सर्कल सेटलमेंट्स हो सकता है, कोई कंप्लीट सर्कल सेटलमेंट्स हो सकता है, कोई लीफ फ्रॉगिंग सेटलमेंट्स हो सकता है। ये सारे के सारे ज्योमेट्रिक शेप हैं, ये पैटर्न में आएंगे। हो गया क्लियर? पैटर्न का मतलब ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक डिजाइन। ये जो आपका किसमें है? पैटर्न में है। जबकि आपका ये टाइप्स में हम देखेंगे कंपैक्ट, यानी यहां पे जनसंख्या से संबंध और हाउसेस कितना क्लोज हैं, रोड्स कैसा है, और यहां पे लैंड सरफेस डिसाइड कर रहा है। अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहां पे रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, रेक्टेंगुलर एक तरह से सेटलमेंट्स होगा यहां पे प्लेन एरिया में। हिमालयन बेल्ट्स है या माउंटेनियस एरियाज हैं तो वहां पे लीनियर सेटलमेंट्स होगा, क्योंकि वैली, रिवर वैली के पास में जो थोड़ा सा ऊंचाई पे एरिया है उसी पे ही पूरी आबादी होगी, तो ऐसा लाइन में होगा तो उसको कहेंगे लीनियर सेटलमेंट्स। या रिवर के किनारे या रेलवे के ट्रैक पे, ये सब लीनियर सेटलमेंट्स हैं। उसके अलावा ऑक्सबो लेक, जैसे बिहार में आप देखेंगे, नॉर्थ बिहार में बहुत सारी जगहों पे ऑक्सबो लेक है। या आपके अवध जो बेल्ट है, यानी कि आपका राप्ती और ये क्या कहते हैं घाघरा, जो दो आबा रीजन है, उस बेल्ट में देखेंगे बहुत सारे ऑक्सबो लेक हैं। तो वहां पे सेटलमेंट्स का पैटर्न लिटिल बिट सेमी सर्कल और सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि आबादी उसी ऑक्सबो लेक के आजू बाजू में एक तरह से सेटल होते चली जा रही है। कहीं पे स्टार लाइक सेटलमेंट्स होता है। स्टार का मतलब कि दो रोड इधर से क्रॉस हुए, फिर दो रोड इधर से क्रॉस हुए, तो इस तरह से स्टार लाइक रोड जो है दिखेगा। अब उसी रोड के किनारे किनारे सेटलमेंट्स होता चला गया तो उसको स्टार लाइक सेटलमेंट कहेंगे। तो यहां पे लैंड सरफेस रिलीफ फीचर डिसाइड कर रहा है, इस वाले में हम देख रहे हैं। तो रिलीफ फीचर, लैंड सरफेस, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो आपका डिजर्ट एरिया हो, चाहे वो आपका कोई एरिया हो। कहीं कहीं पे बहुत बड़ी माउंटेनियस यानी डिजर्ट एरियाज में माउंटेन्स के जस्ट साइड में सेटलमेंट होता है हीट से प्रोटेक्शन के लिए। तो माउंटेन ऐसे लंबाई में होगा तो लीनियर सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक। तो पैटर्न्स का मतलब ज्योमेट्रिक शेप, टाइप्स का मतलब हाउसेस और पीपुल्स। उन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इसको फिर मल्टीपल वे में हमने यहां पे क्लासिफाई कर दिया। एक तो आपका कंपैक्ट यानी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, दूसरे नंबर में कंपैक्ट कम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, तीसरे नंबर में हैमलेटेड सेटलमेंट, और चौथे नंबर पे आपका डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। ये मार्फोलॉजी है, उसको भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। लेआउट, मार्फोलॉजी का मतलब कि लेआउट, हाउसेस, स्ट्रीट और उनके बीच का स्पेस वो किस तरह से लुक लाइक है, उसका नहीं दिखता कैसे है। दूसरा पैटर्न इसमें मार्फोलॉजी में क्या होता है कि आपका कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, कास्ट बेस्ड सेटलमेंट है। ठीक है। तो ये दो फेनोमेना, फिजिकल मार्फोलॉजी एंड कास्ट या सोशल मार्फोलॉजी, तो हम उसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं जिस तरह से हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए गए हैं, इसीलिए बहुत ही एलेबरेट वे में डिस्कशन हमारे लिए मजबूरी बन जाती है। हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में बात पढ़ेंगे। टाइप्स में हमने बताया नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर दूसरे पे ये है, नंबर तीसरे पे ये है, नंबर चौथे पे ये है। हमने इन टाइप्स को कुछ यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब कर दिया। नंबर 1 पे आपका कंपैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। ठीक है, कंपैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। मैं इसका डायग्राम भी बनाते चलूंगा और आप लोग भी इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एग्जाम हॉल में आप लोगों को दर्शाना ही होगा, अगर इस क्वेश्चन को पूछता है कभी वो गलती से भी। देखिए
सपोज दैट पहले नंबर में हम डिस्कस करेंगे कंपैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। कंपैक्ट सेटलमेंट को हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो है डायग्राम बनेगा यहाँ पे कंपैक्ट का, कंपैक्ट सेटलमेंट, ठीक। इन जनरल कंपैक्ट सेटलमेंट जो भी गंगा प्लेन में है वो एक तरह से अनमार्फोलॉजिकल है, उसकी कोई मार्फोलॉजी नहीं है, कोई शेप कोई आकार का नहीं है, ठीक है। वो इरेगुलर शेप है, बट हम इरेगुलर शेप को आसानी से एग्जाम हॉल में डिजाइन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे। देखिए रेक्टेंगुलर का भी बहुत ज्यादा आपका प्रचलन है, तो रेक्टेंगुलर शेप में हम यहाँ पे एक डिजाइन बना रहे हैं जो कि आपका कंपैक्ट सेटलमेंट का है। आप भी सेम जिस तरह से मैंने बनाया, आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचिए, आप लोग एक लाइन इस तरह से खींचते चले जाइए पैरेलल एक दूसरे की, ठीक है। ये लाइन आपने खींच ली इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करिए, ये आप डिवाइड करिए, ठीक। ऐसे रफ हाथ से ऐसे डिवाइड कर दीजिए इसको, हर एक कॉलम को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको फिर थोड़ा सा बीच में, जैसे ये लाइन है ये लाइन है, इसके बीच बीच में करिए, तो एक पार्टिकुलर लुक अभी क्रिएट होगा। मैं आपको दिखाऊंगा बना करके कि कैसे कैसे आप लोग बनाते चले जाइएगा, ठीक। फिर वही पैटर्न सेम फॉलो करिए और आपको बनाने में आसानी होगी इस तरह के डायग्राम को, और समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हमको ड्रॉ करना है। फिर उसी पैटर्न को इस तरह से बनाते चले जाइए आप, ठीक है। जिस तरह से ईंट और ब्रिक होता है, यानी कि कोई दीवार का जो मैप या नक्शा बनाया जाता है, सेम उसी पैटर्न बनेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इस तरह से करते चले जाइए। जब ये आपका कंप्लीट हो जाए इस तरह से कुछ, ठीक, ये पूरा मतलब कुछ नहीं था, बस ऐसे एक लाइन मैंने खींच दी और उसके बाद ये वाली जो लाइनें बनाई तो उसके बीच बीच में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, वर्टिकल लाइंस को सारी को, ठीक है। अब इसी बीच बीच में कहीं कहीं पे आप मान के चलिए आपने इसको इस तरह से कुछ कर दिया यहाँ पे, तो इस वाले का यहां से कर दीजिए आप इस तरह से तो कहीं इस तरह बना दीजिए, कहीं यहाँ पे इस तरह से इधर नीचे कर करिएगा तो यहाँ पे इसको इस तरह बना दीजिए। फिर इसको भी फर्दर ऐसे डिवाइड करते चले जाइए कॉलम्स को, कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे ऊपर साइड में तो कभी इस साइड में, ठीक है। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है ये। और ये आ गया आपका पूरा का पूरा कंपैक्ट सेटलमेंट का एक डायग्राम यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। और रफली अगर एक साइड ऊपर बनाइए तो एक बार नीचे बनाते चले जाइएगा, कहीं इधर साइड में तो कभी उधर साइड में। कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, बट ये लुक लाइक होना चाहिए कि हाँ इस तरह से। बीच की जो आबादी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा गहरा बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और आजू बाजू के जो गांव के एरियाज आबादी होती है यानी घर होते हैं वो थोड़ा सा डिस्पर्स होते हैं, एक दूसरे से गैप होता है बीच बीच में, ठीक है। बट ये गांव जो बीच वाली आबादी होगी उसको खूब ज़्यादा डेंस दिखाइए कि हाउसेज आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, कंपैक्ट सेटलमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे। ऐसे रफ हैंड से मैंने ये पूरा का पूरा एक कंपैक्ट सेटलमेंट का डायग्राम क्रिएट कर दिया आपके सामने। अब हम कंपैक्ट सेटलमेंट को जानते हैं कि इसके बारे में मैंने पॉइंट्स कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पे। देखिए लार्ज हाउसेस, घर यहाँ पे एक तो बड़े बड़े होते हैं, नंबर है कंपैक्ट सेटलमेंट। दूसरे नंबर में क्लोजली स्पेस्ड, घर बहुत ही क्लोज यानी एक घर का दूसरे घर के बीच में गैप नहीं होता। दूसरा पॉइंट नैरो स्ट्रीट, जो ये स्ट्रीट बनाया मैंने, ये जो है ये लाइनें बनाई ये बहुत पतली पतली होती हैं, एक तरह से जिगजैग स्ट्रीट होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, नैरो एंड जिगजैग स्ट्रीट होती है। मोस्टली फर्टाइल सॉइल एरियाज में ये आपका कंपैक्ट सेटलमेंट होता है, यानी कि जहां जहां पे भी फर्टाइल सॉइल है उसी एरियाज में ये कंपैक्ट सेटलमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एडिक्वेट रेनफॉल, रेनफॉल यहाँ पे अच्छी खासी होती है कि लोग बहुत ही डेंसिटी के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस वे में रहते हैं। रेनफॉल ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि खेती को सपोर्ट किया जा सकता है बहुत हाई लेवल पे। तो जो सपोर्टिव लेवल पे या बहुत ही अच्छी रेनफॉल हो और एग्रीकल्चर खूब ज़्यादा पनप सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि डेंस में रहने का, ताकि मैक्सिमम लेवल पे ज़मीन को बचाया जाए। किस काम के लिए, खेती के लिए। तो सारी आबादी गांव में ही रहना चाहेगी और खेतों में नहीं बसेंगे, क्योंकि उस जमीन को एक तरह से इनकम का साधन है, सोर्स है एग्रीकल्चर लैंड उनके लिए। तो गांव
में इतना डेंस पॉपुलेशन हो जाएगा, जबकि उनके पास गांव के बाहर जमीन होगी खेती करने के लिए, तो उस खेत में नहीं बसेंगे वो लोग, कभी भी नहीं प्रीफर करेंगे। वजह क्या है कि वो इनकम का साधन है। तो लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब फर्टाइल लैंड्स हो, एग्रीकल्चर सपोर्टिव एक तरह से रेनफॉल हो, तो लैंड्स की डिमांड इतना ज्यादा होगी, और वो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस, उनके एक तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो उनके इनकम का साधन है। तो ज्यादा से ज्यादा लैंड सेवी होंगे, यानी जमीन को बचाना, किस काम के लिए? एग्रीकल्चर और खेती करने के लिए, ये उनका उद्देश्य होगा। अब एग्रीकल्चर के लिए जब जमीन बचाना चाहेंगे, मैक्सिमम टाइम उनके दिमाग में यही रहेगा कि हम जमीन को मिनिमम लेवल पे यूज करें, तो बहुत ही कंजेशन में रहना शुरू कर देंगे, और इसी कारण ये कंपैक्ट सेटलमेंट बन जाएगा या आ जाता है। ठीक, देखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी फिर बहुत ज्यादा एक तरह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं ये लोग। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि डेंस पॉपुलेशन, यहां पे जनसंख्या आप देखेंगे बहुत ज्यादा डेंस है। नेक्स्ट क्या है? रिक्वायर्ड मिनिमम इंक्रोचमेंट इन एग्रीकल्चरल लैंड, डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एग्रीकल्चर की लैंड को वो अदर काम के लिए नहीं यूज करना चाहते, कि घर बना लें, दुकान बना लेना, उस पर खाली एग्रीकल्चर करना चाहेंगे, तो इंक्रोचमेंट एकदम अलाउ नहीं होता उस समाज में या सोसाइटी में। नेक्स्ट, जैसे देखिए मैंने यहां पे एग्जांपल यहां पे मेंशन किया, इंडो गैंजेटिक प्लेन। इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन को। एक अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा और मिडिल गंगा ये दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। मिडिल गंगा का कुछ हिस्सा बिहार में भी पड़ता है। लोअर गंगा वेस्ट बंगाल, झारखंड वहां पे पड़ जाता है। हमारे जो टॉपिक्स में है क्लास में, हमें जो पढ़ना है वो ओनली और ओनली अपर गैंजेटिक और मिडिल गैंजेटिक पढ़ना रहेगा, बट पूरा एरिया एक ही जैसा लमसम सेटलमेंट होता है, तो हमको जानना सब कुछ जरूरी है। देखिए वेस्टर्न यूपी में मोस्टली जो कंपैक्ट सेटलमेंट की कंडीशन आप पाएंगे तो वेस्टर्न यूपी में पाएंगे। आप कहां पे पाएंगे? वेस्टर्न यूपी में। एंड अपर घाघरा गंगा प्लेन दोआबा अपर घाघरा और गंगा दोआबा का मतलब कि जो रोहेलखंड का बेल्ट है, आपका सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, और उसके लिए बाद जो है उधर शाहजहांपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, ठीक है, हरदोई हो गया, जो ये सारे बेल्ट हैं आपके कहीं ना कहीं किसमें आएंगे? इसमें आ जाएंगे। अरे अपर दोआबा जो है गंगा और घाघरा का, ठीक है, ये सारी मतलब कि देखिए मोस्टली ये कहाँ पे? वेस्टर्न यूपी में है, और अपर गंगा घाघरा दोआबा वहां पे ये पैटर्न मतलब कि चलता है। एक तरह से घर गांव ऐसे ही बसे हुए हैं जो कि कंपैक्ट सेटलमेंट में आते हैं। राप्ती का जो बेल्ट है वो भी कुछ है, जिसमें कि आपका बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, गोंडा है, बहराइच है, गोरखपुर, इस तरह का जो एरिया है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत सेटलमेंट इसके हैं इस पैटर्न पे। ऑल डेवलिंग्स ऑफ ए मौजा इन वन सेंट्रल साइट, सारे घर, डेवलिंग का मतलब घर, एक पार्टिकुलर आबादी में या मौजा में या विलेज में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे मौजा का मतलब क्या होता है? मौजा ये मुगल पीरियड में एक पार्टिकुलर जो रेवेन्यू विलेज होता था उसको मौजा बोला जाता था। मौजा एक तरह से ये पर्शियन वर्ड है, जिसका माने आज के टाइम पे क्या हो जाएगा? गांव, ठीक है। तो एक रेवेन्यू विलेज को मुगल पीरियड में मौजा बोला जाता था। तो एक पार्टिकुलर रेवेन्यू विलेज जिसकी सारी आबादी एक ही साथ आपस में जुड़ी हुई हो, आपस में एक तरह से कंपैक्ट हो, क्लोजली सेटल्ड हो, कॉन्सेंट्रेट हो क्लोजली, उसी को हम कहते हैं कंपैक्ट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट। क्या है? कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट। देखिए कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट का भी मैं डायग्राम बना दूं आपके सामने। कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट, इस वाली कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि पहले नंबर में कंपैक्ट सेटलमेंट एक आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस वाले के मुकाबले में छोटा होगा।
तो यहाँ पे हमने एक कंपेयर्ड सेटलमेंट थोड़ा सा छोटा बनाया उसके मुकाबले में, ठीक। सेम ऐसे बनेगा आपको, वैसे जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनाया था मैंने, तो इस तरह से इसको भी आप ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो लाइनों को दो लाइनों के बीच में ही वर्टिकल वाला खींचेगा ताकि एक पार्टिकुलर लुक या शेप दिखे इसका, ठीक है। इस तरह से फिर उसी को आप अलग से डिवाइड कर दीजिए। ताकि पार्टिकुलर एक कोई वो ना लगे कि हाँ एक ही उसमें लाइन में है। ये आपका जो है क्या हो गया, कंपैक्ट। ये कंपैक्ट सेटलमेंट बन गया। देखिए कम का मतलब क्या होता है, युक्त, ठीक है। यानी कि कंपैक्ट के साथ साथ हैमलेटर सेटलमेंट भी होता है इस वाली कंडीशन में। हैमलेट बना देते हैं। हैमलेट को जो गांव की भाषा में कहते हैं डी, पुरवा, पट्टी, टोला, टोली, ये सारे मतलब कि आपके अवध में, पूर्वांचल में आपने देखा होगा इस तरह के प्रचलन में बहुत सारे गांव का नाम है। फलापुरवा, ठाकुरपुरवा, नावपुरवा, धोबीपुरवा। सेम ऐसी कंडीशन से यहाँ पे भी अप्लाई होगी और आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे आप कंपेयर सेटलमेंट बनाएंगे, उसके बाद ऐसे इसके चारों तरफ थोड़े छोटे छोटे एक आध ऐसे, ठीक है, इस तरह से अलग चारों तरफ इसके वो बना देंगे। ठीक, ये सारी की सारी मतलब कंडीशन आपकी कहाँ पे अप्लाई हो रही है अभी मैं देखता हूँ। ये ईस्ट यूपी में और आपके सेंट्रल यूपी में इस तरह के बहुत सारी आबादी हैं, बहुत सारी विलेजेज हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे ये सारी की सारी आबादी है। तो कंपैक्ट कम हैमलेटर सेटलमेंट ये दूसरे नंबर की कंडीशन है। यहाँ पे नंबर 1 पे कंपैक्ट सेटलमेंट है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे यानी कि स्मॉल जो पॉकेट्स हैं सेटलमेंट्स के, उनको हैमलेट कहा जाता है। ये क्या हैमलेट्स हैं? इन हैमलेट्स को लोकल भाषा में पुरवा, पट्टी, डी, ठीक है, बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन हैमलेट्स को? टोली, नगला, पुरवा, मजरा, पट्टी, डी, इस तरह के टर्म बोले जाते हैं इन हैमलेट मतलब कि इसके क्या कहते हैं, हैमलेट सेटलमेंट्स के, ठीक है। देखिए कंपैक्ट कम हैमलेट सेटलमेंट का ये डायग्राम बन गया। इस वाली कंडीशन में देखते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एट मोस्ट फेवरेबल साइट। ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है ये मोस्ट फेवरेबल साइट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस का मतलब कि वहां पे आसानी से आपका सारी सुविधाएं अवेलेबल हों। यानी वाटर हो गया, रिलीफ फीचर यानी कि प्लेन सरफेस हो, वाटर हो, इस तरह की चीजें यहाँ आसानी से अवेलेबल हैं, तो मोस्ट फेवरेबल। और उसके सराउंडिंग एरियाज में कुछ छोटे छोटे जो पॉकेट्स होंगे उनके बारे में देखते हैं क्या है। एंड सम हैमलेट सेटलमेंट अराउंड आर क्लोजली लिंक्ड टू न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड। कुछ जो ये आजू बाजू के जो ये हैमलेट हैं और भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने खाली 4 साइड में 4 ड्रॉ कर दिया, और भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे हैमलेट इस मेजर जो गांव है, मेन गांव है, उससे जुड़े होते हैं। किस मामले में जुड़ाव रखते हैं? कल्चरल फेनोमेना और इकोनॉमिक फेनोमेना। कल्चर फेनोमेना का मतलब कि कोई भी अगर फेयर या फेस्टिवल लगेगा तो यहाँ के लोग गैदरिंग अपनी यहाँ करेंगे, इसी मेन विलेज में ही करेंगे। यहाँ के लोग अपना यहाँ की शादी विवाह के भी इवेंट भी हो सकता है कि रस्म इसी उसमें मनाए जाते हों। इकोनॉमिक का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि कोई लोहार का काम है, कोई बढ़ई का काम है, कोई बारीक वर्क है, तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें यहाँ इसी हैमलेट में पूरी हो जाए। तो उनको माइग्रेट करके डेली रूटीन में अपना यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ से अपनी वो चीजें करवा करके, जैसे मान के चलिए कि खेत की कटाई चल रही है तो उनको हसुआ या इस तरह की चीजें हैं, आरी वारी दरेती, उसके लिए लोहार हो सकता है इसी सेटलमेंट में अवेलेबल हो सकता है कि जो बढ़ई और धोबी इसमें रहते हो, पुरवा में रहते हो, तो ये डेली आएंगे यहाँ से अपने कपड़े लेके जाएंगे और डेली इनको कपड़े धुल करके प्रेस करके ला करके देते रहेंगे। तो इकोनॉमिक जुड़ाव भी इनका आपस में एक दूसरे से रहता है, ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स। कल्चरल का मतलब कि आपका जैसे फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया, कोई मेला ठेला इवेंट्स में, सर्कस, रामलीला,
इस तरह की चीजें इसी सेटल में, मेजर सेटलमेंट में ही ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। उसके अलावा देखिए मेन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ये वाला जो सेटलमेंट है इसके कैरेक्टर के बारे में बता दूं आपको। यहाँ पे मीटिंग ग्राउंड यहाँ पे होता है, मेनली एक प्लेस यहाँ पे मान के चलिए कि ये वाला है क्या है आपका मीटिंग ग्राउंड है। यहाँ पे इस वाले सेटलमेंट में कोई एक मीटिंग ग्राउंड होगा। किसके लिए मीटिंग होती है? देखिए चौपाल, यानी लोग आपस में पंचायत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। उसके अलावा रामलीला, रामलीला के लिए ग्राउंड काम में आ सकता है। उसके अलावा प्ले ग्राउंड हो सकता है, कुछ टूर्नामेंट वगैरह कराया जाता हो। फेयर यानी कि मेले ठेले लगते हैं वहां पे, ठीक है। उसके अलावा व्हिच हैमलेट पीपुल में ओकेजनली ज्वाइन, और जब भी इस तरह के ओकेजन आएंगे तो यहाँ पे ये हैमलेट वाले सारे के सारे आकर के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यानी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस मेले में या इस इवेंट में, या ईद बकरीद या आपका दीपावली, होली, मुहर्रम, इस तरह जितने भी इवेंट्स होते हैं, दशहरा, मेनली दशहरा का जो दुर्गा होता है और रामलीला का जो इवेंट्स होता है, आप देखे होंगे कि जो बड़ा गांव होता है उसी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। आजू बाजू के गांव के लोग सारे के सारे, या इस तरह से डांस पार्टी होती है, एग्जीबिशन वगैरह कुछ लगते हैं, वो सारे फेयर ट्रेड वगैरह, ये सारे के सारे आजू बाजू के जो छोटे गांव होते हैं वहां आकर के फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करते रहते हैं उस तरह के इवेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए इट इज मोस्टली ऑक्युपाइड बाय द अपर कास्ट एंड डोमिनेटेड कास्ट। ये वाला जो सेटलमेंट्स है इसमें अपर कास्ट के लोग ही मेनली डोमिनेट करते हैं, या अपर कास्ट के लोग ही रहा करते हैं, उन्हीं के लिए रहने की जगह होती है मेनली, ठीक। उसके अलावा क्या, ईच लोअर कास्ट ऑक्युपाइड ए हैमलेट। ये जो हैमलेट है सारे के सारे वो मोस्टली लोअर कास्ट के द्वारा डोमिनेटेड होती है, लोअर कास्ट के लोग ही इसमें रहते हैं। कुछ पार्टिकुलर हैमलेट में मान के चलिए इसमें दो बिरादरियां, यानी धोबी नाई यहाँ रह रहे हैं, लोहार और बढ़ई यहाँ रह रहे हैं, ठीक। कुछ है निचली जाति के लोग यहाँ हो सकता है कि रहते हों, अपर कास्ट वाले, अपनी अपर जाति वाले यहाँ रहते हों। और इस पैटर्न को आज भी आप जा करके स्टडी करेंगे तो सेम पैटर्न पाएंगे गांव में, सेम ऐसे सिचुएशन गांव में आज भी अप्लाई होता है। अच्छा, दीज हैमलेट्स आर नोन एज टोला। ये जो हैमलेट है उसको हम क्या कहते हैं? टोली, टोला, पट्टी, पुरवा, डी, माजरा, इस तरह के नाम से पुकारा जाता है उनको गांव के लेवल में। एग्जांपल्स, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब का मतलब कि हम इसको सेंट्रल यूपी और ईस्ट यूपी के एरियाज में मेनली पाते हैं। वेस्ट यूपी में तो हम मोस्टली इसको पाते हैं, आपका कंपैक्ट वाला, बट कंपैक्ट कम सेटलमेंट्स हम आपका मिडिल यूपी और आपका ईस्ट यूपी में देखते हैं। उसके अलावा जो तराई का बेल्ट है उसमें भी कंपैक्ट सेटलमेंट बहुत सारी जगहों पे है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, देखिए आपका ये गंगा यमुना दोआब के बाद मिडिल गंगा प्लेन। मिडिल गंगा प्लेन का मतलब ईस्ट यूपी मेनली हो गया आपका वही, ठीक है। नेक्स्ट इसी से मिलती जुलती एक चीज और आ गई आपकी हैमलेटेड सेटलमेंट। ये आपका कंपैक्ट का हैमलेटेड था, नेक्स्ट में खाली आपका आएगा हैमलेटेड सेटलमेंट। तो हैमलेटेड सेटलमेंट हम देखते हैं क्या है। हैमलेटेड सेटलमेंट में खाली डी ही होंगे, खाली एक तरह से पूर्वा या हैमलेट्स पे ही आधारित होगा। सपोज दैट ये एक हैमलेट यहां पे है और आप ऐसे इसका मैप बना लेंगे आराम से, ठीक है। एक हैमलेट यहां पे ऐसे है कोई, ठीक। ऐसे दो तीन हैमलेट अलग अलग जगहों पे बनाइए आप। एक हैमलेट और बना देते हैं थोड़ी दूरी पे। देखिए ये सारे के सारे हैमलेट हो गए, ठीक है। इन हैमलेट में आप एक चीज ये पाएंगे कि 3-4 हैमलेट ऐसे होंगे उनको मिला करके एक रेवेन्यू विलेज बनता है यूपी में। क्या है? 3 से 4 हैमलेट को जब आप मिलाएंगे तब जाकर के आपका एक रेवेन्यू विलेज बनेगा, ठीक। नंबर 1 पे। नंबर दूसरे पे हर हैमलेट की एक यूनिक होगी कि एक पार्टिकुलर कास्ट के लोग प्रीडोमिनेटेड होंगे हैमलेट में। और मोस्टली हैमलेट में आप देखेंगे कि जो निचली जाति के लोग होते हैं उनको ही वही रहते हैं, बसते हैं।
और मोस्टली वो लेबर या इस तरह की बिरादरियों से जुड़ा होगा उनका हर हैमलेट में। ठीक है, ये सारे के सारे हैमलेट होंगे। स्मॉल पॉकेट्स होता है, इसमें घर जो होता है एक दूसरे के दूर में दूरी होती है, गैप होता है, डिस्पर्स होता है थोड़ा सा, बट इतना ज्यादा क्लोज नहीं होता। घर एक दूसरे से डिस्पर्स होगा। मोस्टली लोअर कास्ट के लोग ही हैमलेट में रहते हैं। वन हैमलेट, एक हैमलेट पार्टिकुलर एक जाति के लिए ही हो सकता है। कभी कभी 2 या 3 जातियां भी रह सकती हैं, बट मोस्टली एक पार्टिकुलर जाति ही एक हैमलेट में या एक डीह में रहती है, एक पुरवा में रहती है, एक नगला में रहती है, पट्टी में रहती है। ठीक है, तो देखिए हैमलेट सेटलमेंट, दीज सेटलमेंट कंसिस्ट ऑन सेवरल हैमलेट्स। यहां पे बहुत सारे हैमलेट्स हमने बना दिए। ऑल हैमलेट्स यूजुअली आर पार्ट्स ऑफ सिंगल रेवेन्यू विलेज। ये सारे के सारे हैमलेट्स को एक रेवेन्यू विलेज में कंसीडर किया जाएगा। किसमें? एक रेवेन्यू विलेज इसका नाम दिया जाएगा और एक रेवेन्यू विलेज बनेगा। यहां पे जहां पे देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया था मौजा, इस वाली कंडीशन में एक पार्टिकुलर गांव ही पूरा मौजा था। इस वाली कंडीशन में 3, 4, 5 हैमलेट मिल करके एक मौजा बन रहा है या एक रेवेन्यू विलेज बन रहा है। एक इन हैमलेट हाउसेस आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड। हाउसेस जो है बहुत क्लोज में नहीं होते, हाउसेस में गैप होगा एक हाउस का दूसरे, और बीच में जो बेरा बारी, किचन और गार्डन इस तरह की चीजें वहां पे अवेलेबल हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हैमलेट्स आर नोन एज धानी, नगला, टोली, टोला, पट्टी, डी। हैमलेट को क्या कहते हैं आप? इस नामों से अलग अलग यूपी में अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। डी, ठीक है, कहीं पे उसको धानी कहते हैं, कहीं आप नगला कह सकते हैं, टोली कह सकते हैं, टोला कह सकते हैं, पट्टी कह सकते हैं। इस तरह के नाम से अलग अलग जगहों पे इन हैमलेट को जाना जाता है। टोली, नगला, पुरवा, माजरा, पट्टी, डी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। काजेस क्या है इसके सेटलमेंट्स होने के इन हैमलेट्स के? अनइवन टोपोग्राफी। मोस्टली इसका कारण क्या है कि कुछ पार्टिकुलर एरिया में आपको प्लेन सरफेस मिल गया, लोग जाके बस गए, बट वो एरिया छोटा है, लोगों की उतनी जरूरतें नहीं पूरी हो सकती। तो फिर 1 किलोमीटर दूरी पे ला करके वहां पे प्लेन एरिया मिला, लोग वहां बसते चले गए और अपने जानवर और रेवड़ के साथ वहां रह रहे हैं। क्योंकि अगर उसी आबादी में रहते जहां पे पहले बसे थे तो वहां जानवरों के लिए चारा हो गया, पानी हो गया, पीने का, उस तरह की चीजें उतनी अवेलेबल नहीं होगी। तो रिसोर्स की शॉर्टेज है, स्पेस की कमी है, तो इसीलिए अंडुलेटिंग सरफेस है, प्लेन एरियाज फुल्ली नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे वाली कंडीशन हमने देखी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनइवन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब यहाँ पे प्लेन नहीं है। लेस फर्टाइल सॉइल। लेस फर्टाइल का मतलब कि जमीन उतने लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए डिस्पर्स पॉपुलेशन का एक तरह से रूप ही कहेंगे इसको हम। सोशियो रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ मोस्टली सोशियो रिलीजियस फैक्टर के कारण ही इन आबादी में एक पार्टिकुलर धर्म के मानने वाले इस उसमें हो सकते हैं, तो एक पार्टिकुलर धर्म के मानने वाले इसमें हो सकते हैं, एक जाति के लोग इसमें हो सकते हैं, तो एक जाति के लोग इसमें हो सकते हैं। तो ये सोशियो कल्चरल फैक्टर या सोशियो रिलीजियस फैक्टर के आधार पे ही ये सारे के सारे हैमलेट्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो इन केस ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, सोशल फैक्टर आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। सोशल फैक्टर मेनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज डिफरेंट कॉस्ट ऑक्यूपाई डिफरेंट हैमलेट। क्योंकि एक स्पेसिफिक कॉस्ट एक पार्टिकुलर हैमलेट में डोमिनेट करता है या वहां पे रहता बसता है। अच्छा, एग्जाम्पल में देखिए ईस्ट यूपी। ईस्ट यूपी में आप जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है इस तरह की कंडीशन। आपका जो पूर्वांचल का बेल्ट है, उसके अलावा जो है पार्ट्स ऑफ तराई रीजन, तराई एरियाज में भी हम देख सकते हैं इस तरह के हैमलेट्स। 3-4 गांव मिल करके एक पार्टिकुलर रेवेन्यू विलेज बनता है। गांव छोटे होते हैं, घर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ी वजह है, धर्म और कास्ट ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण लोग एक पार्टिकुलर गांव के लोग एक ही जाति के लोग हो सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है आपका डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट की अगर बात करें तो देयर आर सेवरल आइसोलेटेड स्कैटर्ड डेवलिंग हाउसेस आर वेरी वाइडली स्पेस्ड एंड ऑफन इंटरसेक्ट विद एग्रीकल्चरल फील्ड। घर दूर दूर आबाद होते हैं, बीच बीच में एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जनसंख्या कम होती है, रिसोर्स या साधन खासकर वाटर स्कैर्सिटी की बहुत ज्यादा कमी होती है, वाटर की, पानी की। वाटर की कमी के कारण लोग दूर दूर बसते हैं।
कि पार्टिकुलर कहीं बाउली है मान के चलिए, तो कुछ ही घर के जानवरों को या लोगों की सस्टेनेबिलिटी की पूर्ति कर सकती है। तो इसीलिए बाकी लोग दूसरी वाटर सोर्स के पास जाकर के रच बस जाते हैं। ये माउंटेनियस एरियाज, डिजर्ट एरियाज, इसमें देखेंगे आप स्कैटर्ड और डिस्पर्स पॉपुलेशन वाली कंडीशन देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑफन इंटर्स इन एग्रीकल्चर फील्ड, कल्चरल फैक्टर लाइक टेम्पल, मॉस्क, चर्च एंड लोकल फेयर मार्केट बाइंड देम। और उनके कलेक्शन का जो साधन है, जो ग्रुपिज्म या एक तरह से सोशल ग्रुपिंग उनका जो होता है, या तो कोई टेम्पल किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे होती है, उसी वजह से सोशल गैदरिंग होती है वहां पे, या मॉस्क हो सकता है। बट घर इसमें अलग अलग दूर दूर बसे होते हैं। जैसे माउंटेनियस एरियाज में जाएंगे, मरुस्थली वाले एरिया में जाएंगे राजस्थान में, तो डिस्पर्स पॉपुलेशन है। और उन सबको आपस में कौन जोड़ता है? कहीं पे मॉस्क, कहीं पे चर्च, कहीं पे टेम्पल, कहीं पे फेयर, कहीं पे दशहरा, कहीं रामलीला, इस तरह के इवेंट्स या लोकल जो भी कल्चरल फेयर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उस लोकल लेवल पे। कॉजेस क्या है? वेयर रिसोर्सेज आर लेस, रिसोर्सेज की कमी है। वाटर स्कैर्सिटी इज कॉमन, वाटर भी की कमी होती है वहां पे। एंड एरियाज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे मैंने बताया आपका कि मरुस्थली यानी राजस्थान और आपका हिमालयन बेल्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? माउंटेन और टोपोग्राफी, ग्रास लैंड की कमी, इस तरह की चीजें वहां पे होती हैं। लो फर्टाइल सॉइल, एग्जाम्पल में देखिए आप, थार रीजन एंड हिमालयन स्लोप। उसके अलावा ये वाली कंडीशन यूपी में जो वीट ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पे पाया जाता है, उसको कहते हैं फार्म स्ट्रीट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट यूपी। क्या है? फार्म स्ट्रीट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट यूपी में भी आपका डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट पाया जाता है। ये हरियाणा, पंजाब में भी इस तरह की कंडीशन कहीं कहीं पाई जाती है। तो अपर गंगा प्लेन में कुछ जगहों पे डिस्पर्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में फार्म स्ट्रीट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट यूपी। फार्म स्ट्रीट का मतलब कि जैसे गांव प्रॉपर नहीं बसता, लोग खेतों में घर बना लेते हैं। 5 बीघा का खेत है, उसकी खेती करते हैं, देखते हैं, और एक बीच में घर बना लिए, इसको कहते हैं फार्म स्ट्रीट। ठीक है। वीट प्रोड्यूसिंग एरिया का मतलब कि वहां पे मोस्टली हीट पैदा करते थे। बाद के दिनों में शुगर केन का कॉन्सेप्ट आ गया, बाद के दिनों में अब तो वहां पे राइस का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया वेस्ट यूपी में। तो बट पहले क्या होता था कि फार्म स्ट्रीट वीट प्रोड्यूसिंग एरिया मतलब कि वहां पे खेत में ही जाकर के एक ऐसे स्पॉटेड हाउसेस होते थे, यानी खेत में ऐसे जगह जगह हाउसेस दिखेंगे, 1 किलोमीटर तक कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, फिर बाद में 1-2 घर ऐसे दिख जाएंगे, फिर लोगों का देखेंगे 3 घर, एक घर दिख जाएगा कहीं खेत में। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपको देखनी हो तो रामपुर मुरादाबाद वाला जो बेल्ट है, तो जो माइग्रेंट्स आए थे वहां से, मतलब कि पंजाब से, उनको नेहरू जी ने यहाँ पे तराई बेल्ट में बसाया था। तो वेस्ट यूपी के इन एरियाज में या हरियाणा के कुछ गांव में आप देखेंगे ऐसे ही घर हैं, ऐसे ही लोग रहते हैं। पूरे खेत की निगरानी या देखभाल उसी अपने घर से टावर पे, छत पे खड़े होकर के देख लेते हैं। तो एक तरह से 5 बीघे का लैंड, किसी का 10 बीघे का, बीच में घर बना लिए हैं। तो इस तरह की कंडीशन आप देखेंगे डिस्पर्स सेटलमेंट वाली कहां पे, या राजस्थान में देख सकते हैं। वहां पे तो खैर दूसरा कारण है, वहां जो कारण है उसका क्या है कि पानी की कमी है, क्लाइमेट सपोर्टिव नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, क्योंकि वाटर एक तरह से स्कैर्सिटी है, या बहुत ज्यादा हीट होता है। हिमालय में जाएंगे तो वहां भी ये फैक्टर पाएंगे कि वहां बहुत ज्यादा कोल्ड है, वहां पे टेम्परेचर सपोर्टिव नहीं है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। उसके अलावा क्या है कि पास्चर ही साधन है, तो इसीलिए लोग दूर दूर घर बसाते हैं कि ताकि जो पास्चर लैंड है, जो चरागाह है, वो उनके जानवरों को सपोर्ट कर सके। अगर एक साथ रहेंगे, बहुत ज्यादा जानवर हो जाएंगे एक पार्टिकुलर रीजन में, छोटे से एरिया में, तो उतने जानवरों को उतना पानी या उतना चरागाह सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो दूर दूर रास्ते बसते हैं वहां के लोग। हिमालयन बेल्ट चाहे वो रहा मसला बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड की कंडीशन में हम देखेंगे यही कंडीशन अप्लाई होती है आपका कैंपैक्ट कम हैंडेड सेटलमेंट, जिसको जब मैं गंगा प्लेन पढ़ूंगा तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, अवध रीजन सारे के बारे में एग्जैक्टली चर्चा लाइन मेंशन करता चला जाऊंगा। यहीं पे मैं एंड करता हूं, और अगली क्लास में मैं पैटर्न के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद रूरल मार्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हमारे जो टॉपिक्स आएगा वो गंगा प्लेन यानी अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन में रूरल सेटलमेंट। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई।